एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी नॉलेज क्लासेस में। आज हम जो क्लास लेकर आए हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं प्रस्तावना से संबंधित। आज हम जो भी पढ़ाएंगे आपको वो प्रस्तावना के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोग संविधान सभा के बारे में आपको सारी क्लासेस दे चुके हैं। उसका संविधान के स्रोत हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं और अनुसूची पर भी हमने ये क्लास आपको दे दी है। अगर आपने अब तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में क्या क्या दिया गया है, प्रस्तावना का क्या क्या महत्व है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, कहाँ से इसे लेने के लिए हम प्रेरित हुए, इन सारी बातों का डिस्कस आज की क्लास में हम करने वाले हैं। और प्रस्तावना से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन सारे मोस्टली क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। हम फालतू की चीज़ें आपको नहीं बताएंगे, जो आपके क्वेश्चंस या जो आपके एग्जाम्स में आने वाली चीज़ें हैं, जो जिन क्वेश्चंस की आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम मोस्टली उन क्वेश्चंस को ही यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आपको मैं वन बाई वन सारे क्वेश्चंस क्लियर करूँगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है, उन सारे क्वेश्चंस को लिखना, नोट करना शुरू कर देना है। और उम्मीद है कि इनमें से 90% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। आज की अगर आप क्लास को आप पूरा देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि संविधान में जो प्रस्तावना है इसमें से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें से लगभग सारे क्वेश्चंस को आप कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना की विशेषताओं के बारे में कि संविधान की प्रस्तावना इसकी क्या क्या विशेषता है, इसे किसने क्या कहा है और इसकी क्या क्या खासियतें हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की विशेषताओं को जानते हैं हम, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं। और जहाँ तक अनुमान है कि अगर प्रस्तावना का जो क्वेश्चन आएगा, प्रस्तावना में से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसकी विशेषताओं का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम उन क्वेश्चन को ही आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि संविधान की आत्मा का आधार किसे कहा जाता है। संविधान की आत्मा का आधार किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा यानी संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है या संविधान की आत्मा का आधार किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है प्रस्तावना को। इसे किसने कहा था? हिदायतुल्लाह ने। किसने कहा था इस चीज को? हिदायतुल्लाह ने कहा था। गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले केस में हिदायतुल्लाह ने इसे कहा था, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था इन्होंने। देखिए जितने भी केस हैं, जैसे गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य हो गया, केशवानंद भारती वाला केस हो गया, बेरूवाली वाला केस हो गया, इस सारे केसेस को हम अगली वाली किसी एक आने वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग सिर्फ मेन फैक्टर्स को ही देखेंगे, मेन चीजों को ही हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए संविधान की आत्मा किसे कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है और इसे हिदायतुल्लाह ने कहा था, ध्यान रखना इस चीज को। इसके बाद राजनीतिक जनपत्ति, प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्ति किसने कहा? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम्स में ये कई बार आ भी चुका है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूं कि संविधान की जो प्रस्तावना है इसे राजनीतिक जनपत्ति किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को कि राजनीतिक जनपत्ति किसने कहा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना जरूरी है आप लोगों के लिए कि राजनीतिक जनपत्ति, प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्ति किसने कहा? के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्ति का नाम दिया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना पर गहरे विचार विमर्श की छाप दिखाई देती है। ये बात किसने कही थी कि प्रस्तावना पर गहरे विचार विमर्श की छाप दिखाई देती है? इस बात को कहा गया था न्यायाधीश मावलंकर ने, जिन्हें माधवलंकर भी कहा जाता है। न्यायाधीश मावलंकर ने प्रस्तावना पर गहरे विचार विमर्श की छाप दिखाई देती है, इस बात को बोला था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना पर गहरे विचार विमर्श की छाप दिखाई देती है, ये न्यायाधीश मावलंकर ने कहा था। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार का जो केस हुआ था उस केस में न्यायाधीश मावलंकर ने इस बात को बोला था। ठीक है, प्रस्तावना को कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, हम सब जानते हैं प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर बात आती है प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया है, तो आप क्या कहेंगे? प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो प्रस्तावना है उसको कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। दो चीज हमारे सामने है। अगर क्वेश्चन आता है प्रस्तावना को कहां से लिया गया तो हम आंसर देंगे अमेरिका से, और अगर क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया तो हम आंसर देंगे ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रस्तावना के बारे में इससे पहली क्लास में मैं क्लियर कर चुका हूं कि प्रस्तावना को कौन लेकर आया था और कैसे इसे पास किया गया। प्रस्तावना का एक दूसरा नाम भी है, उद्देश्य का। क्लियर, आपको ये बात पता है कि प्रस्तावना एक दूसरा नाम कौन सा है? उद्देश्य का। इसे उद्देश्य का क्यों कहा जाता है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले से उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से ही लेकर आए थे। जो संविधान सभा थी उसके सामने जवाहरलाल नेहरू थे। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से ही इसे लेकर सामने आए थे, यानी उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। इसके ऊपर विचार किया गया, विचार करने के बाद 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसको एक्सेप्ट कर लिया संविधान सभा ने, तो उसके बाद इसे उद्देश्य का नाम दिया गया। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्लियर आपके सामने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू
इसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के सामने लेकर आए थे। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे एक्सेप्ट कर लिया गया और इसे उद्देश्य का नाम दे दिया गया। बाद में चलकर इसी उद्देश्य का को प्रस्तावना नाम दिया गया। यहाँ तक ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, तो आपको इसका आंसर देना है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने लेकर आए थे। ठीक है, जिसको पास किया गया 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा किसने पास किया? संविधान सभा ने पास किया। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक क्लियर है। संविधान सभा की आत्मा का आधार कहा जाता है, ये तो हमने पहले क्लियर कर दिया है। संविधान सभा को आत्मा का आधार, संविधान की आत्मा का आधार किसे कहा जाता है? प्रस्तावना भी हम पहले क्लियर कर चुके हैं, इसके बाद दोबारा बात नहीं करेंगे हम लोग। प्रस्तावना की शुरुआत, प्रस्तावना जो आपको दे रखी है संविधान में, उसकी शुरुआत किस चीज से होती है? उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत किस वाक्य से होती है कि हम भारत के लोग। इसका मतलब ये है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो कंप्लीटली भारत की जनता पर डिपेंड करती है। संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत की जनता से मिलती है। भारत में सर्वोच्च पावर कौन रखता है? संविधान रखता है। और संविधान को ताकत कहाँ से मिलती है? भारत की जनता से मिलती है। ध्यान रखना, हम भारत के लोग का मतलब है कि भारतीय संविधान को जो ताकत मिलती है, जो पावर मिलती है, वो मिलती है भारत की जनता से। इसलिए किससे शुरुआत होती है इसकी? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से इसकी शुरुआत होती है। और इसे अंगीकृत कब किया गया था? संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखना, ये दो क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप सबको पता होगा, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है इस दिन हमारा। फिर 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत कर लिया गया था। यानी अब हम बात कर रहे थे प्रस्तावना की शुरुआत किस वाक्य से होती है कि हम भारत के लोग, यानी हम जितनी भी जनता यहाँ पे है, हम सब से ही संविधान को शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हम क्या कहेंगे? हम भारत के लोग से इसकी शुरुआत की जाती है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि किस क्रांति का प्रस्तावना पर असर पड़ा, यानी अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व की किस क्रांति का प्रभाव भारत की प्रस्तावना पर पड़ा है, तो इसका आंसर आपको देना है चीन की क्रांति। यानी चीन की क्रांति का जो असर है वो भारत की प्रस्तावना पर पड़ा है। देखिए, चीन की क्रांति का असर भारत की प्रस्तावना पर पड़ा है। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, आ चुके हैं एग्जाम्स में। याद रखना, किस क्रांति का प्रभाव भारत की प्रस्तावना पर पड़ा, तो इसका आंसर आपको देना है कि चीन की क्रांति का प्रभाव भारत की प्रस्तावना पर पड़ा। ठीक है ना। इसके बाद संविधान में लोकतंत्र के आदर्शों को कहां देखा जा सकता है? संविधान में लोकतंत्र के आदर्शों को कहां देखा जा सकता है? तो इसको देखा जा सकता है प्रस्तावना में। ये क्वेश्चन एक बार आया है, तो इसको मैं इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ कि ऐसी क्वेश्चन आया था कि संविधान में लोकतंत्र के आदर्शों को कहां देखा जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन थे, जैसे कि प्रस्तावना था, मौलिक अधिकार था, नीति निर्देशक तत्व था, ठीक है, और मौलिक कर्तव्य था। तो इनमें से आपको आंसर किसका देना है कि प्रस्तावना में संविधान के मौलिक आदर्शों को या लोकतंत्र के आदर्शों को देखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर है यहाँ पर। अब बात आती है कि प्रस्तावना में भारत का नाम किस नाम से है, यानी भारत और इंडिया। भारत और इंडिया प्रस्तावना है, भारत को 2 नामों से पुकारा गया है, भारत से और इंडिया से। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी माइंड में आ रहा है कि प्रस्तावना में भारत का नाम भारत कितनी बार आया है? ये 2 बार आया है। धारणा कितनी बार? 2 बार आया है। प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आया है मात्र। और प्रस्तावना में भारत को किस नाम से जाना गया है? भारत और इंडिया के नाम से जाना गया है। तीसरा कोई नाम नहीं लिया गया, भारत और इंडिया। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है भारतवर्ष है या कुछ और बोल दिया जाए, तो आपको कोई नाम नहीं करना है, सिर्फ भारत और इंडिया। ठीक है ना। इसके बाद समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं, दो ये कब जोड़े गए थे? 42वें संशोधन में। 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, छोटा संविधान भी कहा जाता है, उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 2 शब्द जोड़े गए थे। अब इनका क्या अर्थ है, क्या चीज है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपको सिर्फ इतना जानना है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 42वां संशोधन 1976 ईस्वी। 42वां संशोधन इतना ब्रॉड है कि इस पर हमें पूरी क्लास दे सकते हैं, जो कि मैं आपको आने वाली क्लास में जरूर बताऊंगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 42वां संशोधन जो अमेंडमेंट, ये जो संशोधन था, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं पक्का इसके लिए क्लास आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद जो संविधान सभा जो है, उससे किस चीज का पता नहीं चलता है। एक क्वेश्चन ये भी आया था एग्जाम में
कि संविधान की प्रस्तावना को देखने से ऐसी क्या चीज़ है जिसका पता नहीं चलता है। देखिए अनुच्छेद का पता मतलब बाकी सारी चीज़ों का पता चल जाता है, मैं किसी एक चीज़ का नाम नहीं लूंगा, तो लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जिसका पता संविधान की प्रस्तावना से नहीं चलता है, तो वो है आपका संविधान लागू होने की तिथि। संविधान लागू होने की तिथि का पता नहीं चलता है संविधान की प्रस्तावना से। ठीक है, तो ध्यान देखिए लागू होने की तिथि। लागू होने की तिथि का पता संविधान की प्रस्तावना से नहीं चलता है। अब बात करते हैं संशोधन। संविधान में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हो चुका है अब तक? एक बार संशोधन हो चुका है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की प्रस्तावना उसमें सिर्फ एक बार ही अब तक संशोधन हो सका है, यानी सिर्फ एक बार संविधान की प्रस्तावना संशोधन हो चुका है। यानी सरकार ने ये कोर्ट जो भी मैटर्स थे वो सारे आपको आगे बताने वाला हूं मैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें दो प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है। समानता कौन कौन दी गई है इसे रेस कर देता हूं मैं यहां से। पहले समानता कौन सी दी गई है? प्रस्तावना समानता दो प्रकार की दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर। और अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता, ये दो प्रकार की समानताओं का वर्णन किया गया प्रस्तावना में। प्रस्तावना में दो प्रकार की समानताओं का वर्णन किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है ना। और इसके बाद संविधान में तीन प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तीन प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। ये भी क्वेश्चन में बहुत, ये भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्यायों का वर्णन किया गया है। तो मैं आपको बता दूं संविधान की प्रस्तावना तीन प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। ये तीन न्याय है, सामाजिक न्याय, इसके बाद आपका आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये तीन प्रकार के न्याय का वर्णन प्रस्तावना में किया गया है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। यानी संविधान की प्रस्तावना तीन प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। संविधान में प्रस्तावना में समानता और ये कौन सा समानता दो प्रकार दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता कौन सी दी गई है? पांच प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। पांच प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इनमें ऐसे कौन सी है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, इसके बाद आपके उपासना की स्वतंत्रता और पांचवी है विचार की स्वतंत्रता। देखिए यहां पर एक आपके सामने क्वेश्चन है कि पांच प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किसमें किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में किया गया। ये पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? पहली स्वतंत्रता है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी प्रस्तावना में भी बताई गई है। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता। ये पांच प्रकार की स्वतंत्रताओं को प्रस्तावना में बताया गया है या दिया गया है। यहां तक क्लियर है सारी चीजें? इसके बाद कुछ वाद हुए थे, जिन वादों में प्रस्तावना के बारे में लेकर कुछ टिप्पणियां की गई थी, प्रस्तावना को लेकर कुछ टिप्पणियां की गई थी। उन थोड़ी टिप्पणियों पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो वाद हुए थे, क्योंकि इन वादों के बारे में तो हम आने वाली किसी क्लास में ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे और खुलकर इनके बारे में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम प्रस्तावना की बात करें, इसलिए हम कुछ जो चीज़ें मेन चीज़ें हैं उन वादों के बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेरूगादी यूनियन विवाद जो था वो 1960 ईस्वी में हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। ध्यान रखना, 1960 ईस्वी में जो बेरूगादी विवाद हुआ था उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, इसे मूल ढांचा नहीं माना था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद प्रस्तावना के मूल ढांचे में कभी भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे दे रखा है संसद मूल ढांचे में नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती है, मात्र वही परिवर्तन कर सकती है जिससे मूल ढांचा और अधिक मजबूत हो। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्रस्तावना थी इसको मूल ढांचा नहीं माना था। याद रखना इस चीज को। अगर ये क्वेश्चन आता है कि किस वाद में या किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को मूल ढांचा नहीं माना, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेरूगादी विवाद में ये जो क्या थी प्रस्तावना को मूल ढांचा नहीं माना था। इसके बाद जो 1973 ईस्वी में केरल वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको मूल ढांचा मान लिया था। ठीक है, ध्यान रखना ये दो केस हैं आपके सामने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इनमें से क्वेश्चंस अक्सर ही एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला केस कौन सा हुआ आपका? वो बेरूगादी यूनियन विवाद जो 1960 ईस्वी में हुआ था,
जिसमें कि संविधान की जो प्रस्तावना थी इसको सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा नहीं माना था। ध्यान रखना, मूल ढांचा नहीं माना था। इसके बाद 1973 ईस्वी में जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को मूल ढांचा मान लिया था। ठीक है, ये दो केस थे आपके सामने। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मूल ढांचे में संसद बिल्कुल भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें थी। इसके बाद जो संविधान में, उसके बाद जब मूल ढांचा मान लिया गया तो उसके बाद कहा गया कि संसद अगर चाहे तो प्रस्तावना में अगर आवश्यक हो तो उसका परिवर्तन कर सकती है प्रस्तावना का। इसके बाद आज तक सिर्फ एक बार इसमें जो चेंज हुआ है, एक बार एक संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। तो ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर थी। तो आपके मैं बता दूं कि जो प्रस्तावना से संबंधित जितने भी मेन क्वेश्चंस थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस थे, जो मुख्य क्वेश्चंस थे, वो हम यहाँ पे अब तक क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और कंफ्यूजन होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके लिए हम अलग से क्लास एक लेकर आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ तक आपको प्रस्तावना की क्लास आई थिंक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।